हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल इन केमिस्ट्री। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। और डी ब्लॉक एफएल ब्लॉक एलिमेंट्स का वन शॉट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल आदत की केमिस्ट्री पे मैंने पोस्ट कर दिया है। मेरे चैनल पेज पे जाके आप पूरा देख सकते हैं और जितने भी फंडामेंटल टॉपिक्स हैं डी एंड एफ ब्लॉक को आप सीख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आपको वहाँ पे कुछ छूटेगा, सारी बातें मैंने वहाँ पे समझाई हैं, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। डी एफ ब्लॉक का जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं डी एफ ब्लॉक के। अगर आप 100 क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप डी एफ ब्लॉक के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, आपको किसी भी तरह का डाउट्स होने वाला है। तो आप पूरा आपका जितने भी कॉन्सेप्ट है डी एफ ब्लॉक के उसके हम सारे यहाँ क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन, और पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे क्वेश्चन के अंदर वो सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके ठीक हो जाएंगे और फिर आपको कहीं भी ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होगी। आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विथ 100 क्वेश्चंस पीवाईक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए कामयाब होने के लिए आपको बहुत जरूरी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू 100 क्वेश्चंस। यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है अबाउट चलिए आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों के लिए, जल्दी आओ, कहाँ गए ये भाई, जल्दी आ जाओ। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है आ गया। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सवाल आता है तो यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो आप पहले तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ये सारी बातों को ध्यान से देखना है। तो कभी कभी आपको आंसर आता है लेकिन आपने थोड़ा सा समझदारी नहीं दिखाई, जल्दीबाजी की आपने, तो उस कंडीशन में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना है। चलिए यहाँ पे आंसर करना है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है दे ऑक्युपाई द लार्ज मिडिल सेक्शन ऑफ फ्लैंक्ड बाय एस एंड पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल बात सही है कि जो पी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आर प्रेजेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एस और पी के बीचों बीच में होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनके, क्योंकि प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे बीच में होता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सही है। दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर पोजीशंस बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी के बीच में होता है और प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन होता है, एस से पी में हम जा रहे हैं तो वाया डी ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पे भी सही है। डी ब्लॉक्स जो ऑर्बिटल्स है ऑफ पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल्स इन देयर एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू द फोर्थ रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3D 4D 5D 6D। बिल्कुल ठीक बात है। पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, बाहरी जो शेल होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम अल्टीमेट शेल भी कहते हैं, है ना। और इसके अंदर जो होती है जो कि 3D सबशेल होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल भी कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। वहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। ओके, तो यहाँ पे ये बात भी सही है। फोर्थ जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो जितने भी ऑप्शन यहाँ थे सारे ऑप्शन करेक्ट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, डी ब्लॉक है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आंसर आपका क्या होगा, डी होगा यहाँ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है अबाउट विच आर द फॉलोइंग इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे गैलोनियम है, हैसियम है, आइंस्टीनियम है और आपका जो है यहाँ पे सीजियम। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये आपका गैलोनियम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, और यहाँ पे जो आइंस्टीन है ये भी क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एक्टिनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज में प्रेजेंट होता है। और जो हैसियम है, एच एस हैशियम, ये जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ले जा रहे हैं, आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन हैव
सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाएगा। इसका मतलब दो एटम ऐसे डी ब्लॉक होंगे जो कि बिल्कुल वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है वहां पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। वहां पे आप कह सकते हो सिमिलर हो सकते हैं डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में। यहाँ पे कॉपर क्या है लास्ट में, क्रोमियम पहले है, इतना लार्ज डिफरेंस होगा ये कभी नहीं होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो कोबाल्ट निकल +3 में है, यहाँ पूछा क्या है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कोबाल्ट अगर देखें और स्कैंडियम और क्रोमियम देखें और आयरन मैंगनीज देखें तो आप देख लीजिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो, आयरन क्या है 26 है, आयरन कितना होता है 26 होता है। अब यहाँ पे +3 ऑक्सीजन स्टेट में है तो यहाँ क्या करेंगे, अगर आप इसको और देखें तो यहाँ पे क्या है आपका आपका जो है यहाँ पे D5 हो जाएगा और आपका देखिए यहाँ देखिए आयरन आपका क्या है, आयरन का कितना होता है 26 होता है, और 26 अगर होगा तो यहाँ पे 4s2 होगा और 3d यहाँ पे लिख सकते हैं 3d6 होगा और 4s2 होगा। और आयरन से जब यहाँ +3 स्टेट में होगा तो यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 और यहाँ से 1 निकलेगा तो 5 और यहाँ पे 4s0। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इस वाले का आयरन +3 का। अब अगर हम मैंगनीज +2 को बनाए तो मैंगनीज का कितना होता है 25 होता है, और 25 है तो इसको आप कह सकते हो यहाँ पे 3d5 है और यहाँ पे 4s2 है। लेकिन +2 ऑक्सीजन स्टेट में है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपको मिलने वाला है 3d5 और 4s0 जो कि आंसर। देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है मैंगनीज, यहाँ पे जो मैंगनीज है यहाँ पे मैंगनीज +2 में है और यहाँ पे आपका आयरन +3 में है। और यहाँ पे अगर आप दोनों को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है सेम है, क्योंकि यहाँ पे डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, एस में 0 है, यहाँ डी में 5 इलेक्ट्रॉन एस में 0 है। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर प्रेजेंट ओनली इन दिस ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं कॉपर और सिल्वर और गोल्ड की। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कहाँ पे होगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि अगर आप डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि मेटालिक बॉन्ड होता है, और जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जो आपके पास मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन जितने अनपेड कंडीशंस होगी वहां पे उतना ज्यादा पॉसिबल इंटरेक्शन होगा बिटवीन टू एटम ऑफ एलिमेंट्स, मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है जिसकी वजह से इंटर एटॉमिक जो इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई आपका बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होती है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर और गोल्ड और यहाँ पे आपका एयू दिया हुआ है, तो बताइए आंसर बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए। बताइए बताइए बताइए, डोंट वेस्ट योर टाइम, आंसर करो भैया, कुछ तुम लोग भी तो करो। कितने लोग आंसर आ गया, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, यू मस्ट बी टाइप इन कमेंट बॉक्स जल्दी। आशुतोष, अहमद, गुड गुड आंसर, करेक्ट आंसर। और लोग आंसर करिए, यहाँ पे बताइए कितने लोग आंसर आ गया। चलिए बताइए इसका आंसर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे अभी बताया मैंने कि जब भी आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा कि बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो है मेटल मेटल में बढ़ेगा और उसकी वजह से वहां पे हटाना उनको मतलब निकालना बहुत मुश्किल है, तो उस कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज ग्रेटर। तो यहाँ पर देखो कॉपर में D9 कंडीशन होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कॉपर में होता है, बाकी कहीं पे भी ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पे D9 कंडीशन होती है इन केस ऑफ कॉपर। तो ये सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ जो कि हम लोग को करना है, और यहाँ पे आंसर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर सिल्वर हो चुका है, आपको यहाँ बताना है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज हायर देन दैट ऑफ द जिंक बिकॉज, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जवाब आपको देना है जो मैंने अभी बताया आपको। S और P एज वेल एज D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर आर इन्वॉल्व इन द मेटालिक बॉन्डिंग, बिल्कुल गलत बात है। D इलेक्ट्रॉन्स जो होते
होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मेटल के पास, वही मेटालिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि डी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर आर इन्वॉल्व इन द मेटालिक बॉन्ड, जिसकी वजह से आपका, लेकिन यहाँ पे जो जिंक होता है, वहां पे क्या होता है, कॉपर तो आपको पता है 29 है और जिंक कितना है, 30 है। अब अगर यहाँ देखें, तो यहाँ पे D9 है और यहाँ 4s0 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेड कंडीशन होने के 3D में प्रेजेंट है, अनपेड कंडीशन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और वही वजह बनेगी आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको 3D 10 है और यहाँ पे 4s 2 है। तो यहाँ 10 कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स की है, इट कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बॉन्डिंग नहीं होगी, तो दो एटम के बीच में बॉन्डिंग नहीं बनेगी अच्छी, तो वहां पे आसानी से उसको उड़ाया जा सकता है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑलवेज लो। यहाँ पे वजह आंसर आपका क्या होगा, सी करेक्ट आंसर। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए, ड्यू टू द लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर इन द सेम वर्टिकल कॉलम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ ट्रांसफर एलिमेंट्स। बताइए, यहां पे देखिए, अगर आप लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है पता नहीं है आपको लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि लेंथनॉइड में जब एफ की बात करते हैं, एफ ब्लॉक की बात करते हैं, एफ ब्लॉक में 4f सीरीज होती है, 5f सीरीज होती है, और जब लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो होता क्या है कि जो रेगुलर जो ट्रेंड से जो साइज होता है उससे ज्यादा जो है घट जाता है, ड्यू टू यहाँ कह सकते हैं एस, पी और डी और एफ जो सबसेल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होता है एस ऑर्बिटल्स को होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का, फिर एफ का होता है। तो रेगुलर जो है हम F1 से जाएंगे F14 तक, तो न्यूक्लियस में चार्ज तो बढ़ेगा, और लेकिन F इलेक्ट्रॉन की पूर्ण शील्डिंग होने की वजह से न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बढ़ जाता है, उसका जो बाहरी जो शेल पे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा काम करता है, साइज रेगुलर ट्रेड से ज्यादा घट जाता है। उसकी वजह क्या होती है, जो लेंथनम होता है, एक्टिनियम होता है, उसके बाद 14 एलिमेंट्स होते हैं डी के, 14 एलिमेंट डी के होते हैं, इसके बाद 14 एलिमेंट एफ के होते हैं, एफ के हो जाएंगे, एफ के 4f, और इसके बाद जब एलिमेंट आते हैं इनका साइज जो होता है ऊपर वाले के साइज से मैच करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कौन सी ऐसी बात है जो एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर इन द सेम कॉलम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन। तो सेकंड और थर्ड की जो साइज होती है बराबर हो जाएगी। जब एटॉमिक साइज बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी बिल्कुल सेम हो जाएगी, लैटिस एनर्जी भी सेम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी सेम। यहाँ पे 4f और 5 यहाँ पर ऑर्बिटल्स होगा, जो भी डिफरेंस कर सकता है। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, जिर्कोनियम हैफनियम जो है हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज, अभी बताया मैंने, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉज द थर्ड एंड जो सेकंड, आपको कह सकते हैं कि जो जिर्कोनियम और हैफनियम है हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक साइज ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, second and third row of elements of transition metals resemble each other much more than they resemble the first row of, because, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सेकंड ट्रांजिशन जो है यहाँ पे मैचिंग ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस which result in the almost same radii the second and third row। तो ये बात सही है, सेकंड रॉ और थर्ड रॉ का जो एटॉमिक रेडियाई है बिल्कुल सेम हो जाता है। सिमिलर ऑक्सीजन स्टेट जरूरी नहीं है, सिमिलर आयनोथेरेपी ऑफ सेकंड एंड थर्ड नो, एटॉमिक जो रेडियाई होती है सेम हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ये आंसर सुटेबल आंसर इस क्वेश्चन का होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड एंड थर्ड। ओके, एक और क्वेश्चन कर लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, डिक्रीजेज ऑलमोस्ट रेगुलरली फ्रॉम स्कैंडिनेवियन कॉपर बिकॉज लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और रेगुलर डिक्रीज। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, देखिए अगर हम कह रहे हैं कि दो मेटल एटम है आपस में, उनकी रिएक्शन जब पॉसिबल है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए ना, फास्ट इलेक्ट्रॉन निकले, उसका आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो उसकी रिएक्टिविटी जो है बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर रेगुलर इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, दैट कैन कॉज अनरिएक्टिव। यहाँ पे कह सकते हैं रिएक्टिविटी आपस डिक्रीज हो जाएगी, जब उसकी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो हम बॉन्डिंग कहाँ बनेगी।
जैसे कोई सॉल्ट बनाना है मेटल के साथ में, तो वहां पे जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा तब तक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होना है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी घट क्यों रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो निकल इसलिए सकता है कि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है, रेगुलर इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो यहाँ पे रेगुलर इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बढ़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बोलते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। ओके, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इन गैसेस फिल्म में अगर किसी एटम को ले जाए आयनिक फॉर्म में, तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद गिवन एग्जांपल। And the elements first transition series which has highest second ionization enthalpy। यहाँ पे एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है which has highest second ionization। क्या ये बात सही है? कॉपर की बात करें तो कॉपर का कितना होता है 29 होता है, और कॉपर की बात करें तो यहाँ पे आपको 3d9 होता है और 4s2 होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, क्या नहीं, बिल्कुल गलत बात है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विथ हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन, ये बात सही है। जिंक की बात करें तो जिंक का 30 होता है और यहाँ पे 3d10 होता है और 4s2 होता है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन दो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसलिए कि D10 कन्फिग्रेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एलिमेंट है थ्री सीरीज का, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आंसर जो आपको बी करेक्ट होगा। और यहाँ देखिए एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विथ लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटम, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ तो ही थर्ड सीरीज का एलिमेंट नहीं है, तो सुटेबल आंसर आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हुआ। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉपर जो आपका +1 होता है, मोस्ट स्टेबल इन इक्वस नॉट स्टेबल होता है। कॉपर जो प्लस स्टेबल नहीं होता है, वहां पे डिस्प्रोपोर्शनल शो करता है, और कॉपर +1 +2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्या होता है, इक्वल सोल्यूशन में जब भी कॉपर होता है तो यहाँ पे कॉपर 1 और यहाँ पे दो कॉपर 1 जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2 प्लस में और कॉपर 0 में। तो यहाँ हम कह सकते हैं 0 में चला गया और यहाँ पे आपको +2 में चला गया। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। इक्वल सॉल्यूशन में ऐसा बात होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, +1 की कम होती है, +2 की ज्यादा होती है, और उस वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है कॉपर 1 की इक्वल सॉल्यूशन में कम होती है। तो +2 की हाइड्रेशन एनर्जी जो है ज्यादा होने की वजह से वहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शंस को फैसिलिटेट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है ज्यादा होने की वजह से, वहां पे इलेक्ट्रॉन कॉपर को +2 में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है, ये कॉपर 1 प्लस D10 कन्फिग्रेशन में है और कॉपर 2 9 में है, लेकिन स्टेबल होने के बावजूद भी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है कॉपर +1 की बहुत ज्यादा है, कॉपर +2 की, जिसकी वजह से वह स्टेबिलिटी जो है डी जो में D10 कन्फिग्रेशन है कॉपर 1 को मजबूर कर देता है D3D10 को 9 में लाने के लिए। तो यही वजह होती है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा आंसर आप देख सकते हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सेकेंड तो ज्यादा होगी ना, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 10 से, फर्स्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लेस, ये गलत बात है, सही बात नहीं है, क्योंकि कॉपर प्लस है। अगर देखें तो यहाँ पे 29 है और यहाँ से अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे 3d9 है और यहाँ 4s2 है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लेस, नहीं बिल्कुल गलत बात है, फर्स्ट निकालेंगे फिर सेकेंड निकालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 3d10 में चला जाएगा, 4s2 ये तो निकल जाएगा था, लेकिन 10 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, सेकेंड आयोनाइजेशन पे निकालना मुश्किल। ठीक है, तो यहाँ लार्ज वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ copper is compared to much more negative hydration energy of +2। hydration energy of copper +1 is much more negative than the copper, नहीं बिल्कुल गलत। many copper +1 compound are unstable in aqueous solutions and undergo disproportion reaction, ऐसा नहीं, यहाँ आंसर आपको देखिए मिल रहा है बिल्कुल सही, large value of second ionization enthalpy of copper is compensated by much more negative hydration energy +2। बिल्कुल यही बात भी मैंने आपको समझाया है कि मजबूर कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है
ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब आपको आंसर करना है यहाँ पे, क्या करना है कि फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, डायग्राम से कॉपर में जा रहे हैं आप, तो इंक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, डिक्रीज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, डू नॉट शो एनी चेंजेस एज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन द एलिमेंट। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है उस कंडीशन में पता है न्यूक्लियर में चार्ज बढ़ेगा। आप अगर बढ़ते हो डायग्राम से कॉपर की तरफ तो न्यूक्लियस का चार्ज कंटिन्यू बढ़ रहा है ना, और उसका साइज घटेगा और इलेक्ट्रॉन्स का जो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इंक्रीज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये आंसर मिल गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम मैच करना है मेरे प्यारे बच्चों, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 और आंसर बताइए आप लोग। बताइए, चलिए कुछ समय देते हैं आप लोगों को। एलिमेंट विद हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, तो एलिमेंट विद हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो यहाँ पे आप देखना कॉपर की बात करें प्यारे, कॉपर की, तो कॉपर क्या है, कॉपर का 29 होता है। और यहाँ पे कंफिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 4s3d9, 3d हम 10 कर देते हैं और 4s1 कर देते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक तो निकल जाएगा। कॉपर अगर देखें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है आसानी से, क्योंकि जो कंफिग्रेशन अटेंड करने वाला है, अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन में कॉपर +1 में आ जाएगा, और यहाँ पे जो कंफिग्रेशन मिलेगी 3d10 मिलेगी, 4s0 मिलेगी, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है। तो यहाँ भी पॉसिबल है, हम कह सकते हैं एलिमेंट विथ हाईएस्ट सेकंड, नहीं क्या है, एलिमेंट विथ एलिमेंट विथ हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉपर हो सकता है, तो फर्स्ट का सेकंड कहाँ है, यहीं पे है, बाकी कहीं भी नहीं। देखो तो आपको आंसर मिल रहा है। तो कॉपर की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन पता है यही होती है। ओके, तो इसलिए +1 ऑक्सीजन स्टेट में। इन एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड का मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जिंक का स्टेबल कंफिग्रेशन होता है D10 होता है, 4s2 होता है, दो यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन से जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हो, D10 कंफिग्रेशन है, D5 है ना, D0 है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन दैट्स कैन नॉट बी, यहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जिंक हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें MCOC, यहाँ पे मेटल क्या होगा, तो यहाँ पे एलिमेंट विथ हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन बताओ। यहाँ पे हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही, हीट ऑफ एटमाइजेशन। और यहाँ पे आपका क्रोमियम हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़े। आपको क्या मिल रहा है, सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट आंसर मिल रहा है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि आइडेंटिफाई द स्पीशीज इन व्हिच द मेटल एटम इज इन +6 ऑक्सीजन स्टेट। बताइए कौन सा इसमें है जो +6 ऑक्सीजन स्टेट में है। Mn4O4, यहाँ पे देखो MnO4 माइनस है तो 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैंगनीज बना दो, और यहाँ पे आपको इस तरह से 4 ऑक्सीजन बना दो, एक नेगेटिव चार्ज एक रख दो, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। अब देखो ये -2 तो यहाँ पे +6, और यहाँ इसकी वजह से +7 हो जाएगा, तो यहाँ पे +7 है, क्या है, +7 मैंगनीज है। यहाँ पे देखो तो ये -6 है, -6 होगा यहाँ पे, इसकी वजह से -6 यहाँ पे होगा, ये -6 और यहाँ पे +6 हो जाएगा, यहाँ +4 हो जाएगा लेकिन। ओके, यहाँ देखो तो ये -3 है और ये -6 है, तो यहाँ +3 हो जाएगा क्रोमियम। यहाँ देखो तो यहाँ पे हो सकता है +6, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रोमियम है और 2 ऑक्सीजन है, क्या है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, क्रोमियम है, 2 ऑक्सीजन है, 1 और 2, और 2 Cl है, क्या है, 2 Cl है। कंडीशन देखो ये -2 -2 -1 -1, तो यहाँ +6 हो जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑक्सीजन स्टेट इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नीज हैज ऑक्सीजन नंबर इक्वल टू द आयोडाइड इन, जो कंपाउंड दिया हुआ है तो आपको बताना है किसमें यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना दिया है। तो पोटेशियम और IO4 अगर देखें ये टूट जाएगा इसमें, पोटेशियम प्लस में और IO4 माइनस में, तो ये I जो है आपका सेंट्रल एटम है जो कि मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, 1 2 3 और 4, और 2 ऑक्सीजन बनाता है बॉन्ड, 2 बनाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर देख। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ऑक्सीजन की वजह से आपको 2 नेगेटिव चार्ज होता है जब 2 बॉन्ड बनाता है, और इसकी वजह से एक होता है, तो कुल कितने बन गए, 6 और 1 7। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आयोडीन जो है +7 ऑक्सीजन स्टेट में है। बात सही है, समझा नहीं।
इस 7 में। अब बताया यहाँ पे क्या हो, पोटेशियम मैग्नेटिक नहीं होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। KMnO4 अगर देखो KMnO4 यहाँ पे जो मैंगनीज होता है +7 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, क्योंकि माइनस यहाँ पे प्लस तोड़ोगे इसको तो ये आपका यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और माइनस जो आया यहाँ पे 4 गुना 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ +7 हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंगनीज जो यहाँ पे दिया हुआ है कि Mn जो है मैंगनीज 3 से 2 में जाता है। कहाँ जाता है, 3 में 2 में। ऐसा पॉसिबल है, जो प्रोडक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ पे जो 3 से 2 में जा रहा है उसको बोल रहा है कि हाईली पॉजिटिव फेवरेबल बता रहा है। दैट यहाँ पे क्रोमियम की बात, तो क्रोमियम 3 से 2 में जा रहा है, या हम कह रहे हैं आयरन 3 से 2 में जाती है। क्या सही बात है। मैंगनीज की बात करें, क्रोमियम की बात करें, आयरन की बात करें, तो मैंगनीज की अगर हम +3 में बात करें तो क्या होता है, मैंगनीज जो है +3 से क्या इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे मैंगनीज 2 में जा सकता है, और इसका पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। देन क्रोमियम से ऐसा क्यों, या हम आयरन से बात क्यों ऐसा होता है, मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू दिया है 3 से 2 में। तो यहाँ पे मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे प्यारे, तो यहाँ पे 3D कितना होता है, मैंगनीज की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है 25। अब मैंगनीज जब 25 में है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि +3 से 2 में जा रहा है, तो +3 देखो यहाँ पे, पहले +3 बना लो। यहाँ पे अगर 3 की बात करें तो वहां पे आप देखोगे तो मैंगनीज अगर 3 में होता है उस कंडीशन में कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो 25 है और 3 निकाल दिए तो D4 कंडीशन हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से तो यहाँ मैंगनीज +2 में चला जाएगा, क्योंकि D5 कन्फिग्रेशन है और ये स्टेबल कन्फिग्रेशन, इसलिए यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है यहाँ पे जो आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन फेवरेबल होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। वजह यही है कि जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन जो हो रही है उसमें जो अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, समझ आ रहा है, ठीक। तो अगर ये अटेन कर रहा है तो पॉजिटिव होगी, लेकिन क्रोमियम को 3 से अगर 2 में लेके जा रहे हो, कहां से, 3 से 2 में, तो क्रोमियम को अगर देखो, क्रोमियम का 24 होता है, और +3 में अगर देखें तो दो यहाँ से एक यहाँ से, तो D3 हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम +3 में क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा। अब यहाँ पे D3 से आपको कहाँ ले जाना है, 2 में लेके जाना है, क्या है, 24 है, ओके। तो यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे 3 से 2 में जा रहे हो, 3 से कहाँ जा रहे हो, 2 में जा रहे हो, ओके ओके भाई। चलो तो यहाँ पे हम बात करें तो क्रोमियम कितना बचेगा, जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ दो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे यहाँ D3 कंडीशन होगी, जो कि अगर आप देखोगे सिमेट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये स्टेबल होगा। तो आप अगर 3 से 2 में जाओगे तो मतलब है कि 2 में जाने का मतलब है कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोगे और जाओगे इसमें 3D4 में चले जाओगे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा, जो कि सिमेट्रिकल फीलिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पता है कि यहाँ पे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होती है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो क्रोमियम जो है 3D स्टेबल है एज 44, तो यहाँ पे तो नहीं जाएगा। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन 3 कंडीशन में देखो, आयरन की बात करें तो आयरन जो है आपको जो 3 में, अगर आयरन को हम 3 में देखें तो इस आयरन का 26 होता है 26 होता है। उस कंडीशन में अगर हम 26 को यहाँ से 2 निकालें और एक और निकालें तो यहाँ पे D3 कंडीशन हो जाएगा, सॉरी D5 कंडीशन हो जाएगा। अब 5 से अगर आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दे दो और कहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 3D6 में हो जाएगा, किसमें, 3D6 में हो जाएगा, जो कि मतलब आप कह सकते हो 3D6 नहीं होगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3D5 4S1 हो जाएगा, जो कि स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला जाएगा, और ये आपको जो रिएक्शन है स्लो होगी, क्योंकि D5 में आप देख सकते हो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में है, S0 यहाँ पे क्या गया इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन फेवर नहीं करेगा, ये फेवर नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ वजह रीजन क्या है, आपका सुटेबल रीजन बताना। देखिए मैंगनीज +2 में D5 कंडीशन में होता है, कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू +3। तो मैंगनीज जो अगर हम +2 की बात करें तो ये तो सही बात है, +2 में मैंगनीज अगर +2 में है तो यहाँ पे D5 होगा, 3D5 होगा, क्योंकि 25 होता है, और कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू मैंगनीज +3। तो क्या ये +3 में जा सकता है, क्या नहीं जाएगा, ड्यू टू भाई +2 में है जो कि D5 कन्फिग्रेशन में है, और D5 से कभी नहीं जाएगा +3 में, ठीक है, ये कभी नहीं जाएगा।
थर्ड आयन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज मच लार्जर ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल कन्फिगरेशन कन्फिगरेशन ऑफ मैंगनीज। यहाँ पे कह सकते हैं थर्ड आयन एंथैल्पी जो होगी, यहाँ पे अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले, क्योंकि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड जो आयन एंथैल्पी होगी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 3d4 कंडीशन होगी जो कि सुटेबल नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं थर्ड आयन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज मच लार्जर ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैंगनीज। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैंगनीज प्लस 3 इज मोर स्टेबल देन मैंगनीज प्लस 2 ड्यू टू हाई ऑक्सीजन स्टेट। बिल्कुल गलत बात है। सेकेंड आयन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज हायर देन द, यहाँ पे जो सुटेबल आंसर है आपका बी होगा। ओके, चलिए चलिए बताना आपको करेक्ट ईएम जो 2 से जो ये वाली रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू है कि आपको प्लस 2 से जो मेटल है वो आपका प्लस 2 से आपका जा रहा है किसमें, एम में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आयरन का बात करें, मैंगनीज की बात करें, तो मैंगनीज देखेंगे अगर, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ नेगेटिव साइन फॉर द 4 सक्सेसिव एलिमेंट क्रोमियम मैंगनीज आयरन को बॉन्ड। तो बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी। ओके, नेगेटिव वैल्यू मतलब जो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जो रिएक्शन देगा, पॉजिटिव वैल्यू जो नहीं देगा किसकी होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लस 2 में आप देखोगे यहाँ पे जो प्लस 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे आप कह दो 25 होता है डी, जो यहाँ पे मैंगनीज है जो कि बहुत स्टेबल होता है, तो आप कह सकते हो यही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंगनीज प्लस 2 में इज हाईली स्टेबल होता है, जिसकी वजह से रिएक्शंस कैन नॉट बी हैपन ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, मैंगनीज इज मोर स्टेबल in plus 2 oxygen state, that's why it cannot be undergo reduction reactions plus 2 से 0 वैल्यू, बिकॉज नेगेटिव साइन यहाँ होगा क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल होगा। जो पॉजिटिव होता है जब रिएक्शन फेवरेबल होगी तो वहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है या स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है विल बी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव वैल्यू तो होगी नहीं, होता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल होगा, दैट्स मींस नेगेटिव वैल्यू होगी। चलिए इसका बताइए आंसर मेरे प्यारे बच्चों, विच द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज हाफ फिल्ड पेनाल्टीमेट्स एज वेल एज बैलेंस शेल। बता दो मेरे प्यारे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा आंसर है, कॉपर होगा, क्रोमियम होगा। तो यहाँ बताना है कि जो आपका जो वैल्यू है, ओके, आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए आंसर, फटाक से आंसर दीजिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। Which of the following D block elements has half filled penultimate as well as valence shell? जल्दी बताइए, हाफ शेल सब कौन होगा बताइए। तो यहाँ पे जो आपको सुटेबल आंसर क्या होना चाहिए, बताइए बताइए बताइए। डी होगा, क्या होगा, क्रोमियम होगा। ऐसा क्यों, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज हाफ फिल्ड पेनल्टीमेट एज वेल एज वैलेंस शेल। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाफ फिल्ड 24 होता है क्रोमियम का, कितना होता है 24 होता है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं 3d4 यहाँ पे, और 4s2 होता है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला आएगा तो 3d5 और 4s1, और ये जो है आपका यही जो होता है पेनल्टीमेट होता है, अल्टीमेट होता है, जो कि वैलेंस शेल होता है और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। समझ में आई बात, अरे बोलो भाई, समझ में आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रोमियम ही ऐसा है जिसका वैलेंस शेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और साथ साथ में यही जो है आपका कह सकते हैं पेनल्टीमेट शेल है, जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दिस, इसी में हो रहा है। बात समझ आ गई, आगे बढ़े। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे आ जाओ। आयरन प्लस 3 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन आयरन 2 बिकॉज, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। आयरन जो 3 है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक देखो यहाँ पे 26 होता है, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो D5, और यहाँ पे 4s0 होगा, और ये कन्फिगरेशन बहुत ही स्टेबल होती है। आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज स्टेबल मोर देन, यहाँ पे 2 प्लस में अगर देखोगे आयरन प्लस 2 में, तो यहाँ पे आपको 3d6 होगा और 4s0 होगा, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप आयरन प्लस 2 है, 3 है स्मॉलर साइज देन आयरन 2 नहीं बात है। आज प्लस 3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन होती है, जो कि स्टेबल। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करते चलते हैं। यहाँ पे आप बताइए, सॉल्ट ऑफ कॉपर
+1 ऑक्सीजन स्टेट आर अनस्टेबल बिकॉज क्यू सॉल्ट अनस्टेबल होता है। बताइए डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन होती है, बताया था कॉपर +1 आपको यहाँ पे रिएक्शन होती है और यहाँ पे कॉपर 2+ में आता है और कॉपर 0 में चला जाता है। और इस वाले रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन हो गया, कॉपर +1 से 0 में चला गया और यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन, जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है? तो आंसर आप बताइए। आंसर आपका हो जाएगा दिस वन, कॉपर +1 डिस्प्रोपोर्शिएशन इज लीड टू द कॉपर 0 एंड कॉपर 2+। बिल्कुल सही बात है। चलिए प्यारे बच्चों बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन द हायर ऑक्सीजन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन इज मोर स्टेबल देन अदर। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये भी बात सही है और यहाँ पे ये भी बात सही है। तो जब ये सारी बात सही है तो आंसर तो यही ना होगा, है? बताओ, अभी बताया था कॉपर 1+ है, कॉपर 2+, स्टेबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पे क्रोमियम की बात भी आती है और यहाँ पे वैलेडियम की भी बात आती है। चलिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एनर्जी होती है। कॉपर सल्फेट इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल जिंक सल्फेट इज डायमैग्नेटिक। ऐसा क्यों भैया? अरे भैया ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे जिंक +2 में अगर देखोगे, कॉपर जो है सल्फेट अगर हम देखें प्यारे, तो कॉपर सल्फेट को अगर तोड़ोगे तो किसमें आता है? कॉपर 2+ में और सल्फेट 2- में। और कॉपर 2 मतलब 3D9 और यहाँ पे 4s2, बाद में एक यहाँ पे +2 में है तो यहाँ पे 9 कंडीशन होगी और यहाँ पे कॉपर आपका पैरामैग्नेटिक होगी, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। D9 इलेक्ट्रॉन अगर है डी में यहाँ पे, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। दैट्स व्हाई इट इज अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो कॉपर +2 D9 कन्फिगरेशन में होता है, जिंक +2 आपका T10 कन्फिगरेशन होता है। बिल्कुल सही है, जिंक का 30 होता है और उस कंडीशन में आपको 3D10 होगा, 4s0 होगा। ओके जी, और यहाँ पे +2 में प्रेजेंस है, 2- है और इस कंडीशन में डी में आपका 0 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे। दैट्स व्हाई इट इज आप कह सकते हैं डायमैग्नेटिक और आप कॉपर सल्फेट इज पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? Which of the following transition metal ions has highest magnetic moment? अरे भैया म्यू बराबर क्या होता है? n+2 और ये होता है बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर कितने इलेक्ट्रॉन से अगर आप यहाँ फॉर्मूला में डालें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे अगर देखो विच आर फॉलोइंग ट्रांसफर मेटल आयन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर ज्यादा होगा, कहाँ पे होगा? देखो ना, यहाँ पे कॉपर की बात करें तो यहाँ D9 है, यहाँ निकल की बात करें तो D8 है, यहाँ पे बात करें तो कोबाल्ट की बात D7 है और यहाँ पे बात करें तो आयरन जो है +2 में 25 होता है, 26 होता है, 26 होता है। तो 26 होता है, 2 निकलेगा D6 होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम पहले इधर बताए तो यहाँ पे आप चलो यहाँ देख लो, यहाँ पे 9 में क्या है? देखो यहाँ D5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर है। यहाँ देखो D8 में, तो यहाँ 2 मिल जाएंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 2 अनपेयर है। चलो भैया 7 में आ जाओ, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 300 हो जाएंगे। और भैया यहाँ पे जो है आपका जो 5 होगा D6 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड और वाइटल्स आर प्रेजेंट वेयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है। पैरामैग्नेटिक में शो करेगा सबसे ज्यादा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, जो कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसकी वजह है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। समझ में? अरे बोल दो चलो भैया, यहाँ बता दो भैया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द स्कैंडियम टाइटेनियम वैराडियम जो भी है। तो यहाँ पे क्या आंसर देना है, जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो, स्कैंडियम की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, स्कैंडियम कैसा है?
स्कैंडियम प्लस 3 में पूछ रहा है स्कैंडियम, तो यहाँ पे स्कैंडियम का 21 होता है, ऐसे लिख लो स्कैंडियम का कितना होता है 21 होता है। और यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, यहाँ पे D1 है 4s2 है, तो यहाँ पे अगर तीनों निकाल दोगे तभी तो स्कैंडियम प्लस 3 में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D 0 हो जाएगा, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स मीन्स इट बी नॉट पैरामैग्नेटिक। ओके, तो पैरामैग्नेटिक तो नहीं है, ऑल नहीं है। यहाँ पे अब कह सकते हो कि स्कैंडियम पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑल आर डायमैग्नेटिक, और यहाँ पे उसके बाद स्कैंडियम टैलेडियम डायमैग्नेटिक होगा और पैलेडियम और कॉपर पैरामैग्नेटिक होगा। तो आंसर आपका सही है, क्योंकि ये तो पैरामैग्नेटिक नहीं ना है, तो आप आंसर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए द करेक्ट ऑर्डर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ बताना है। तो कॉपर में तो 1 होता है, तो यहाँ तो नहीं होगा ऑप्शन। सबसे ज्यादा कहाँ होगा, आयरन केस में होगा या क्रोमियम में होगा। तो देखो यहाँ पे आप देखो +3 में तो 25 होता है, 26 होता है आयरन का, 26 होता है, और उस कंडीशन में अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे डी से और 2s से, तो 3d5 होगा। और 3d5 का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम नंबर होंगे। यहाँ पे अगर बोले कि आयरन सॉरी क्रोमियम आपका 3 में है, क्रोमियम क्या है +160 में है आपका, तो 24 होता है, तो 24 में से दिया तो यहाँ D3 कंडीशन हो जाएगी, D3 हो जाएगा। और उस कंडीशन में मेरे प्यारे आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। डी में कितने होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा है, तो उसके बाद सबसे ज्यादा आयरन में, फिर क्रोमियम में, फिर निकल में, फिर कॉपर। तो सही ऑर्डर आपका सी में है, बाकी कहीं पे भी इस तरह का ऑर्डर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर करना है। मैग्नेटिक जो मोमेंट है ना, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है √n+2, जो कि बोर मैग्नेटॉन में होता है। और म्यू जो होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताना है कि डाई वैलेंट जो कैटायन होगा 25 का, तो 25 किसका होता है, मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का 25 होता है। अगर इसको आपने +2 में लेके गए, डाई वैलेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको D5 मिलेगा। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड बराबर यहाँ पे n बराबर 5 होगा, जो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और जब यहाँ रखोगे फॉर्मूले में, तो 5 और यहाँ 5+2, जो कि जो वैल्यू बन के आएगी 5.9 होगी बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। आंसर देखो दिख रहा है तुम लोग कहीं, ऐसा इसलिए है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड कंडीशन में, अनपेयर्ड जितने होगा, हम कह रहे हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होती है <2 होती है, मोर देन 1 होती है, याद रखना। मतलब उतना ही होगी। अगर 2 अनपेयर्ड है तो 2.9 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा, यहाँ पे 3 से ज्यादा 2 होगा, n बराबर 2 होगा, देखो यहाँ लिख देते हैं, n बराबर अगर 1 है तो वैल्यू जो है 1 पॉइंट समथिंग होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 2 से ज्यादा नहीं। n बराबर अगर 2 होगा तो वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, 3 नहीं हो सकती है, या 2 से कम नहीं हो सकती है। n बराबर 3 होगा तो वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, 4 से कम होगी, ठीक है। ओके, n बराबर 5 होगा तो 5 से ज्यादा होगा और 6 से कम होगा। समझ में आ रही है, ये इससे क्वेश्चन आता है, आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा, हम सारे हर तरह कोशिश करेंगे, जो कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं हो। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको इसके बाद कहीं कुछ देखना ना पड़े, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्योंकि आप 10 जगह देखने जाओगे, कहीं 4 क्वेश्चन लोग कराएंगे, कहीं 5 क्वेश्चन कराएंगे, उससे आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाले। हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कि सारे टॉपिक कवर होंगे, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें जहां जहां जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा इस वीडियो में। इसलिए ध्यान से आप अगर वीडियो को देखते हो, समझते हो, कोशिश करते हो, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, तो आपको ज्यादा वक्त फिर कहीं देना नहीं पड़ेगा, लास्ट वीडियो होगा आपको, ठीक है, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन और है, विच आर द फॉलोइंग आयन डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आपको पता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब एग्जिस्ट करते हैं, तो इसकी वजह भी आपको मैं बता रही हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर बिहेवियर
अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन में वो पैरामैग्नेटिक वेव शो करता है, नहीं प्रेजेंट होता है डायमैग्नेटिक प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय, फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, यही तो आंसर होगा। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, जो स्टेटमेंट है उसमें करेक्ट नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं जो आपको रेगुलर जो ट्रेंड होता है क्वेश्चन का, जो कि आपको यस से सही पूछता है, उसमें गलत दे देगा क्वेश्चन, गलत बताओ आंसर। तो आप जिस धारा में बह रहे हो उसी धारा में आंसर दे देते हो, आपको लगता है कि सब ऐसे पूछ रहा है, तो यहाँ एस नहीं नो पूछा है, तो आपसे आंसर जो करना है आपको ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है बताया, एल म्यू बराबर अंडर रूट एन और एल प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन होता है। ओके, ना कि माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। चलिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द गैसेस स्पीसीज ऑफ Mn3, तो यहाँ पे देखो मैंगनीज है और मैंगनीज का 25 होता है, और ये आपका S का है, D का है, तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हो, तो 3d4 हो जाएगा, और यहाँ 4 का मतलब है कि 4n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का 24 होता है, और क्रोमियम का यहाँ मैंगनीज है, ये आपका क्रोमियम है, और जब यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन निकलोगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 एस से और 1 यहाँ से, तो यहाँ पे 3d3 बचेगा, और उस कंडीशन में n बराबर आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद वेनेडियम की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो 23 होता है, और 23 में अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका मैग्नीज प्लस 3 में है, और यहाँ क्रोमियम प्लस 3 में है, तो यहाँ से अगर निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d2 हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो n बराबर 2 हो जाएगा। इतनी बातें देखो समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो फिल करना है रिस्पेक्टिवली यार, तो मैग्नीज में कितना होगा, 4 होगा, उसके बाद कितना होगा, एंड मोस्ट स्टेबल स्पीसीज। अच्छा, यहाँ पूछा है द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन गैसेस ऑफ Mn3 4, यहाँ पे पता है क्या होना चाहिए, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो बात सही है। अब उसके बाद इन दोनों देखना है कि जो कौन स्टेबल होगा स्पीसीज, तो यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम देखो 3 में अगर देखें, वैनेडियम की बात करें, स्कैंडियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है। ठीक है, तो 21 है, 22 है और 23 है, तो यहाँ पे 23 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए स्कैंडियम। ओके, तो यहाँ पे आपका कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो D2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्रोमियम में अगर आपका 24 होता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको +3 में पूछा है, तो ये जो D3 हो जाएगा, जो कि ये स्टेबल कन्फर्मेशन होती है, सिमेट्रिकल फीलिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जो स्टेबल बनाता है इसको। तो आप देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, जो 4 3 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला सही। अब यहाँ पे जो +3 जो है ज्यादा स्टेबल होगा किससे, प्लस जो D2 कन्फर्मेशन से D3 ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चेंज एनर्जी आप कह सकते हो यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, दैट्स व्हाई दिस विल बी सुटेबल आंसर सी होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी आंसर को ज्यादा देखो, अगर आप देख सकते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इन दोनों को ऐसे काट देना था, यहाँ पे आपको करना था क्वेश्चन, है ना। तो +3 में आपको D3 कंडीशन होगी, और यहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, वहाँ पे सिनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और यहाँ पे सिमेट्रिकल फीलिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अच्छा, which of the following harassment does not represent the correct order of property stated, जो प्रॉपर्टी है जो कि करेक्ट ऑर्डर में नहीं दी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद देखें तो आपका क्रोमियम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो टाइटेनियम जो है आपका +4 शो करता है। टाइटेनियम कहाँ शो करता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम और क्रोमियम और मैग्नीज, तो मैग्नीज का तो +7 हाईएस्ट शो करता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद देखिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो आयरन +2 का आपको अगर देखेंगे तो आयरन +2 में बताइए, यहाँ पे क्या पूछा है, डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर नहीं है, तो यहाँ तो सही बात दिया है। यहाँ पे अगर देखें कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो आयरन का ज्यादा नहीं होता है, तो मैग्नीज का ज्यादा होता है, क्योंकि ना मैग्नीज D5 कैलकुलेशन में होगा +2 में,
और उस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ हंड्रेड ज़्यादा होगा, तो पैरामेडिक भी यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा। यही सही है, बाकी सब सही ऑप्शन है। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो एक दो अगर ऑप्शन आपको सही आता है तो उससे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए करिए क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए इसका आंसर करिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 में, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कलर की जो वजह होती है, आपको पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली जो कलर की वजह में आता है, वजह से डी टाइप की वजह आता है, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल क्या होता है, लिगेंड की वजह से स्प्लिट हो जाता है, और वहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस होता है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, कलर आता है। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके डी 10 कन्फिग्रेशन अगर होगा वहाँ पे कलर नहीं आएगा, डी 0 होगा कलर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, तो आपको यहाँ पे कॉपर जो है आपको दिख रहा है प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट में, तो कॉपर 2 और Cl2 है, और यहाँ पे अगर तोड़ोगे आप इसको तो 2 कॉपर प्लस 1 में आएगा, 2 Cl माइनस आएगा, और यहाँ पे आपको 3d9 होगा, जो कि आपको 3d9 सॉरी 3d10 होगा, और 3d10 का ड्यूरेशन में यहाँ पे स्प्लिटिंग जब इसकी होगी, डी बैटरी स्प्लिटिंग होगी, तो वहाँ पे लिगैंड की वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे कलर नहीं शो करेगा, ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। तो आप देखो कि यहाँ ई का आपको आंसर जो मिल रहा है वो आपको कलरलेस जो मैच बिल्कुल कर रहा है, और यहाँ पे कई आंसर दिए हुए हैं, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है। बाकी ऑप्शन देखना आपको, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, फेरस सल्फेट, जो कि आपको पिंक कलर का होता है, वो बताया फेरस सल्फेट होता है। तो यहाँ पे ए का पिंक हो गया, तो ए का फोर्थ कहाँ पे दिया हुआ है, ए का फोर्थ आप देखो, तो आपको ए का फोर्थ, ए का फेरस सल्फेट जो कि पेल ग्रीन होता है, सॉरी ऐसा होता है ग्रीन कलर होता है लाइट ग्रीन होता है, तो ए का थर्ड है जो कि यहाँ पे है। बाकी देखें, बाकी सारी चीजें मैच हो रही है, तो यही आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करने होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने में होगा। यहाँ बताना विच आर द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल आयन इज द कलरलेस, कलरलेस बताना, तो देखना है कंडीशन क्या है। यहाँ देखो तो डी क्या है, डी आपको 10 है, क्योंकि यहाँ पे जिंक होता है, जिंक में क्या होता है 30 होता है, तो यहाँ पे 3d10 होता है, 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जब जिंक प्लस 2 में आएगा, 2 निकलेगा यहाँ पे, तो 3d कंफिग्रेशन होगा, 3d10 कंफिग्रेशन होगा, तो वहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होगा, जो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे 0 हुआ, d10 हुआ, वहाँ पे कलर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और यहाँ क्वेश्चन है आपका, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अमंग द TIF जो कलर दिया हुआ है, हम बताना है कि जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं कलरलेस स्पीशीज बतानी है। क्या बतानी है, कलरलेस स्पीशीज। तो क्या देखना है आपको, डिटेल कंफिग्रेशन देखना है, जो डिटेल में होगा या D0 में कंडीशन होगी वो कलर नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कॉपर, यहाँ पे जो है कॉपर आपको पता प्लस 1 में है, और प्लस 1 में होने की वजह से यहाँ पे डिटेल कंफिग्रेशन होगा, तो कलर जो है एक तो ये कलरलेस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें टीआई, टाइटेनियम जो आपका F6 है, और F6 और 2 माइनस है, इसका मतलब माइनस 2 इसके ऊपर है, टीआई के ऊपर है, और इस कंडीशन में 6 माइनस के प्लस 6, और यहाँ पे देखेंगे तो टाइटेनियम यहाँ पे जो प्रेजेंट है प्लस 4 ऑक्सीजन स्टेट में, इसमें प्लस 4 ऑक्सीजन स्टेट में, और प्लस 4 में होगा तो D0 होगा, क्योंकि टाइटेनियम का स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, 21 होता है और 22 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डी के 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे, तो डी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 4 में, तो 0 होने की वजह से कलर शो नहीं करेगा। और यहाँ पे पता है कि प्लस 1 ऑक्सीजन स्टेट में कॉपर है, वहाँ पे D0 कंडीशन से, तो दिस कैन नॉट आल्सो शो कलर, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर, कलर यहाँ कलर नहीं है, यहाँ पे देखना है क्या है, डिटेल कंफिग्रेशन, या 0 देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, आप अगर इसको तोड़ते हो तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें Na2, और यहाँ पे अगर हम इसको हम डिसोसिएट कर दें, यहाँ पे कर दें, तो यहाँ पे आपको कॉपर मिलेगा Cl4, और ये जो टूटेगा तो कैटायन है, और ये क्या है एनायन है, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस मिलेगा, और यहाँ पे 2 सोडियम जो कि प्लस मिलेगा। अब यहाँ पे देखो तो कॉपर यहाँ पे किस ऑक्सीजन में प्लस 2 में है, -4 होगा, और यह प्लस 2 में हो जाएगा। प्लस 2 का मतलब है कॉपर जब प्लस 2 में होगा उस कंडीशन में 3d9 होगा, 3d9 होगा, वहाँ पे कलर शो करेगा, तो यहाँ पे कलर शो करने वाला है, नॉट कलर शो। तो बताइए Fe, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ कैडमियम जो है आपका FeCl6 देख लीजिए,
यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ तो सारे कलर शो करने वाले हैं, सिर्फ यही होगा जो कलर शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखोगे तो कैडमियम जो है Cl4 और यहाँ पे 2 माइनस है और यहाँ पे 2 सोडियम होगा, जो कि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेट में होगा और यहाँ पे D10 कन्फिग्रेशन होगा। जिंक, कैडमियम और मर्करी जो है आपसे यहाँ पे D10 कन्फिग्रेशन में होगा, जो कलर शो नहीं करेगा, बाकी सब शो करेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो -6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेट में है, यहाँ पे आपको +3 में है और दोनों जो है यहाँ पे कलर शो करेगी। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, जो कि कलर नहीं होगा क्योंकि D10 कन्फिग्रेशन है। चलिए यहाँ देखिए कंपाउंड दैट बात बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर। तो पैरामैग्नेटिक कौन होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे बताइए। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो यहाँ पे K2 अगर देखें और Cr2 7 देखें तो इसमें क्या है, इसको अगर तोड़ोगे आप तो पोटेशियम 2 मिलेगा, 2 पोटेशियम मिलेगा और यहाँ पे C और 2 और 7 मिलेगा और यहाँ पे जो आपको अगर स्ट्रक्चर बनाए क्रोमियम का, तो ब्रिज में ऑक्सीजन होता है क्रोमियम इस तरह से और इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, यहाँ पे इस तरह से, सॉरी कितना हो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 3 4 और यहाँ पे 3 6 7 हो गया और यहाँ पे 2 माइनस, कितने 2 में, एक यहाँ रख दो एक यहाँ रख दो। उस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन क्या मिलने वाली है, यहाँ पे -1 2 और यहाँ पे इस तरह से वो हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम बोले कि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेट में -2 और यहाँ पे +6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है +6 ऑक्सीडेट में होगा। जब +6 ऑक्सीडेट में होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हो क्रोमियम +6 में होगा तो 24, इसका 26 होता है, तो 24 होता है, यहाँ पे क्रोमियम 24 होता है और 26 का मतलब है कि आपका डी का और एस का दोनों का निकल जाएगा उस कंडीशन में। क्रोमियम जो +6 में आपको D0 कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, कलर भी शो नहीं करेगा। तो यहाँ कलर शो करता है, यहाँ पे दूसरी बात होती है, बात क्या होती है, यहाँ पे मेटल से लिगैंड से मेटल ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे कलर आ सकता है, लेकिन यहाँ पैरामैग्नेटिक नहीं होता है क्योंकि यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस है, यहाँ देखना पहले। अब यहाँ पे 2 प्लस है, ये 2 माइनस हो जाएगा। 2 माइनस का मतलब टाइटेनियम +4 में होगा, यहाँ पे D0 होगा और कलरलेस होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पैरामैग्नेटिक के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वैनेडियम है, वैनेडियम है और यहाँ पे सल्फेट है। तो आप देखिए वैनेडियम जो है आप मेटल देखिए और यहाँ पे SO4, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्या है वैनेडियम VOSO4 है। और यहाँ देखिए तो यहाँ पे आपको पता है टूटेगा तो कॉपर और यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 और यहाँ पे आपको 3 माइनस हो जाएगा। 3 माइनस का मतलब कॉपर प्लस, यहाँ पे कॉपर आ जाएगा माइनस +1 में आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कॉपर है, अगर आप देखें कॉपर का स्टेट तो यहाँ पे -4 है तो यहाँ +4 हो जाएगा और ये 3 है तो यहाँ माइनस, तो +1 में कॉपर कहाँ है, +1 में है और +1 में होगा तो 3D 10 है और 10 कलर नहीं देगा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 0 है और उस कंडीशन में दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, बाकी कहीं पे नहीं हो रही। तो आंसर आपका मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड, सी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिट मेटल्स का एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायमंड बिहेवियर वेरिएबल ऑफ स्टेट और कलर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये ट्रांसमिटर की सारी बातें सही है। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो, मतलब ज्यादातर जो है आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, डायमैग्नेटिक बहुत कम करते हैं। वेरिएबल ऑफ स्टेट होती है, बिल्कुल होती है। कलर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हम कह सकते हैं 1 3rd और 4th, कहाँ दिया है 1 और आपका 3rd और आपका 4th, तो ये दिया हुआ है, आंसर ये आता है क्योंकि डायमैग्नेटिक बहुत कम होते हैं, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक, ओके। और यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक होते हैं कलर भी शो ज्यादा करते हैं और आपके जो वेरिएबल ऑफ स्टेट में होते हैं ज्यादा स्टेट प्रेजेंट होती है। दैट इज ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिंक, निकिल, कॉपर और क्रोमियम, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। यहाँ पे बताइए कि जिंक जो है इस कलरलेस होता है, बिल्कुल बात सही है, और निकिल, कॉपर और क्रोमियम जो कलर्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि देखिए अगर तो यहाँ पे निकिल जो है +2 में है, D8 कन्फिग्रेशन में है, कॉपर आपका D9 में है और क्रोमियम आपका +2 में है। आपको क्रोमियम यहाँ देखिए तो यहाँ पे D24 होता है, 2 निकलेगा तो यहाँ पे D4 कंडीशन में होगा और सारे जो है आपके कलर कंपाउंड होंगे। तो ये बात सही है, बाकी यही आंसर होगा। चलिए यहाँ बताइए कि जो कलर है प्लाज्मा मेटल्स होता है आयंस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ऑफ द वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, जो कलर होता है डी ट्रांजिट की वजह से होता है। जो मेटल होता है, मेटल
जब भी इसके पास कोई भी प्लस चार्ज है और लिगेंड आता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर आ रहे हैं, तो मेटल लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, यहाँ पे मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स होता है जो कि स्प्लिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड की प्रेजेंस में अप्रोच करता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल में, इस तरह से Eg और 2T, यहाँ पे हम Eg बोले हैं, यहाँ पे हम T2G बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अब इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, D1 कंडीशन है, अगर मान लो D1 कंडीशन है या D2 कंडीशन है या D3 कंडीशन है या D4 कंडीशन है, D5 है, D6 है, D7 है, D8 है या D9, ये सारे कंडीशन में कलर शो करेगा, और एक्सेप्ट D0 और D10 कंडीशन जो कलर शो नहीं करने वाला है। अब जब इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, HU से विजुअल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, कलर होगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, जो कलर एब्जॉर्ब करेगा उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है, ठीक है। बोलो 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 बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बोलो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं उसको, डी ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। फिर बताना है विच कंटेन कलर आयंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या देखना, डी में इलेक्ट्रॉन जीरो कहाँ पे है या D10 कंट्रीब्यूशन कहाँ है, अगर यहाँ पे जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं कलरलेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलरलेस बोलते हैं, कलर शो नहीं करता। तो यहाँ पे देखो टाइटेनियम +4 में D0 कंडीशन होती है, नहीं शो करेगा, और कॉपर 1+ में D10 कंट्रीब्यूशन होती है, ये भी शो नहीं करेगा। तो हम 1 2 की बात कर ले तो सही है, ये कलर शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे B7 होगी और यहाँ पे आयरन जो है आपको 25 होता 26 होता है, जो निकलेगा D6 होगा, जो कि कलर शो करेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बस फर्स्ट और सेकंड में, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लाइक करो, ठीक है, कमेंट भी करना है, अच्छा वाला, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़े यहाँ पे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ट्रांजिशन मेटल्स मेक मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर फॉल। क्यों बनाता है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, जानते हो उसकी वजह होती है कि यहाँ मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट होते हैं, जो स्विचेबल ऑक्सीजन स्टेट अगर यहाँ पे है, मतलब मेटल जो होता है अगर +1 में है, ये +2 में चला जाए, या इसे स्विचेबल ऑक्सीजन स्टेट प्रेजेंट होती है, ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट प्रेजेंट है अगर, तो उस कंडीशन में कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि उसको अच्छा कैटलिस्ट बना सकता है। तो यहाँ पे अडॉप्ट द मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म द कलर आयन, सो पैरामेडिक यूज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट की जो पहली जो कंडीशन है, अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट, और जो कि उसको बनाता है कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताना है कि जो अब इंटरस्टेशियल कंपाउंड किसे बोलते हैं, कोई भी लाइक कंपाउंड है, सपोज करो यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड है इस तरह से, और बहुत सारे इसमें खाली जगह रह जाती है, जो मेटल का जो सॉलिड होता है, क्रिस्टल होता है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी खाली जगह होती है, यहाँ पे कोई भी आइटम को आप डाल सकते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान, और इनको इस जगह पर डाल के, और आप जो कंपाउंड मिलेगा उसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड आयनिक इन नेचर, नो, नॉन स्टेबल एंड कोवेलेंट नेचर, नो, नॉन स्टेबल एंड नाइदर टाइपिकल, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसके बारे में वीडियो में आप मेरे वन शॉट जो वीडियो लिया है ब्लॉग, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, आप वहां जाकर चेक करिए, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन्स, which are the following elements is form MF3 कंपाउंड, यहाँ पे आपका क्रोमियम होता है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि which are the following is not an amphoteric, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन है आपका आंसर कर लेना, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक जो कैरेक्टर होता है ट्रांजिशन मेटल्स, तो यहाँ पे जो बेसिक कैरेक्टर, जो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक जो कैरेक्टर होगा वो आपको जब भी मेटल के साथ जो ऑक्साइड जुड़ेगा, साइज अगर छोटा होता है मेटल का, उस कंडीशन में जो ऑक्साइड होगा वो ज़्यादा आपका एसिडिक होगा। तो यहाँ कह सकते हो कि वेनेडियम और देखें तो, और टाइटेनियम देखें तो टाइटेनियम आयरन, तो वेनेडियम क्रोमियम टाइटेनियम और आयरन, तो बेसिक ऑक्साइड आप इधर जाओगे, सही तो है एडर यहाँ पे, अब वेनेडियम ऑक्साइड जो होगा एसिडिक इधर जाने में बढ़ेगा, यहाँ वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज टाइटेनियम, ये आपका क्वेश्चन का आंसर करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है आपको कि द बेसिक जो कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल जो है मोनोऑक्साइड
फॉलोइंग ऑर्डर, यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड होगा जो कि बेस्ट होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वैनेडियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, टाइटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। तो आप जब भी जो है इधर से आप इधर बढ़ते हो, इधर जब बढ़ोगे तो आपको बेसिक ऑक्साइड, इधर जाओगे तो एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ साइज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा तो उसका नेचर में जो ऑक्साइड बनेगा उसका नेचर एसिडिक होगा, या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा मेटल की, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की जो ऑक्साइड्स होंगे, मेटल के ऑक्साइड होंगे, हाई ऑक्सीजन स्टेट में एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइज है इधर जाने पे घटता है। टाइटेनियम जो है आपको +2 में है, यहाँ पे टाइटेनियम है +2 में है, यहाँ भी +2 में, सब +2 में है, लेकिन यहाँ पे जो साइज इसका छोटा है, इसका साइज बड़ा है, छोटा है, बेसिक नेचर इधर जाने पे बढ़ता है, इधर जो है एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो ऑर्डर है, टाइटेनियम आता है, उसके बाद वैनेडियम आता है, उसके बाद क्रोमियम आता है, उसके बाद आपका आयरन और मैग्नीज आता है, आयरन और मैग्नीज आता है। ओके, तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। बस समझिए। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आंसर करिए। यहाँ पे क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन अभी कराया मैंने, बेसिक ऑक्साइड पूछा गया है, तो यहाँ पे देखना है कि लो ऑक्सीजन स्टेट में जो मेटल प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन के साथ में, दैट ऑक्साइड इज, आप कह सकते हो कि यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड होगा। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है, मैंगनीज जो है आप देख सकते हो, मैंगनीज हाई ऑक्सीजन स्टेट में कभी बेसिक नहीं होगा, एसिड नेचर का होगा। तो हाई ऑक्सीजन जब भी मेटल के साथ आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, लो ऑक्सीजन स्टेट में होता है, दैट ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। लेकिन जब ऑक्सीजन का नंबर मेटल के साथ ज्यादा होता है, उस कंडीशन में मेटल प्रेजेंट इन हाई ऑक्सीजन स्टेट दैट will behave in acidic। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे कम ऑक्सीजन इसी केस में है, यहाँ पे भी आप 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन, तो यही आपका जो होगा जो लो ऑक्सीजन स्टेट में होगा, वैनेडियम और क्रोमियम। बाकी जगह हर जगह जो है आप देखो कि ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में है यहाँ पे। ओके, तो आंसर आपको क्या होना चाहिए कि सही ऑर्डर बताना, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे V2O5 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्रोमियम है, तो यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, लो ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे फॉलोइंग अगर देखें कि जो फॉलोइंग ऑर्डर है, ऑब्जर्विंग द ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ हाई स्पीसीज टू विच इज ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे आप बताना है कि द रीजन फॉर दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, यहाँ पता है कि प्लस यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ हाई स्पीसीज टू द विच दे आर ऑक्सीडाइज। ओके, तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, नीट में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं और इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताना है इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीसीज विच दे आर रिड्यूस्ड, और तो ये आंसर आपको यही मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी जो है नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो कि इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। यहाँ पे आपको देखना बताइए, तो आपका क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपल है, आपको ग्राम नंबर ऑफ ग्राम बताना है वन नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते भी हैं। अरेंज द ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज अकॉर्डिंग टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया मैंने, जब भी मेटल के साथ नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते हैं, हाई ऑक्सीजन स्टेट में जो ऑक्साइड्स बनाएंगे उस कंडीशन में आपको जो एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंगनीज हाई ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई दिस विल बी मोर एसिडिक। तो यहाँ पे आप सही ऑर्डर यही होगा, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कम ऑक्सीजन है। सही आंसर आपका ये होगा, जो एसिडिक जो नेचर है इधर जाने पे आपको बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपरेट तो किससे बनाया जाता है, तो यहाँ पे पायरो जो है क्रोमेट ऑब्टेन बाय द फ्यूजन ऑफ द क्रोमेट, नो पायरो जो साइट होता है विच इज फ्यूज विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये आपका आयरन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे जो है आपको आंसर होगा जो कि करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि द वन मोल्स ऑफ द एसिडिफाइड जो K2CH7 रिएक्शन विद द एक्सेस KI, हाउ मेनी नंबर ऑफ, यहाँ पे देखें तो क्रोमियम जो है जो क्रोमियम है SO4, और यहाँ पे आप कह सकते हो 2 माइनस, जब एसिडिक मीडियम रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, तो उस कंडीशन में जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम जो है +6 से +3 चला जाता है, तो 6 से जब 3 में जाएगा तो एक आयोडीन को जो ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ कह सकते हैं 2 आयोडीन को अगर आपस में करें तो यहाँ पे I2 में कन्वर्ट हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 6/2, इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ जो KI निकलेगा, यहाँ पे KI उसका नंबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थ्योरी में जाके डिटेल में पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा।
ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बताइए, यहाँ बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड टू एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे बताना है कि क्रोमेट, तो यहाँ पे Fe, यहाँ पे क्रोमाइट होता है, क्रोमाइट येलो, क्रोमाइट एलम, क्रोमाइट रेड, तो यहाँ क्रोमाइट होता है Fe, ओके, FeCr2 4 होता है जो कि स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, चलिए तो इसका उसके बाद ये जो आंसर है बहुत सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है येलो जो कलर है सॉल्यूशन का सोडियम क्रोमेट चेंज टू ऑरेंज, तो एसिडिफाई विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जब भी क्रोमेट से डाइक्रोमेट में चेंज होता है, पता है कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड कन्वर्ट द क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट, बिल्कुल सही। जो क्रोमेट आयन होता है डाइक्रोमेट में Cr2, जो यहाँ पे क्रोमेट आयन होता है कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो कलर का जो चेंज भी आता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट आंसर सही होगा। What happened when the potassium diodide react with the acidic solution of potassium dichromate? अभी बताया मैंने लिबरेट आयोडीन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो पोटेशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड, और ये जब भी यह एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में K2Cr2O7 के साथ में एसिडिक मीडियम में, उस कंडीशन में आपको जो Ki है माइनस है वो रिएक्शन करता है, I2I आपस में करेंगे रिएक्शन, और यहाँ पे 2I2 निकलेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उस कंडीशन में मेरे भाई तो आप कह सकते हैं कि लिबरेट आयोडीन, और बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ऑल द अबव प्रोडक्ट्स फॉर्म क्रोमियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो सुटेबल आंसर क्या होगा, सभी होंगे कि क्या होगा बताओ, जल्दी बताइए। यहाँ पे आंसर आपका एक ही होगा, बाकी सब नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि, ठीक है, आगे बढ़े। चलो यहाँ पे जो है सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे प्रेस सल्फेट भी बनता है, और क्रोमियम सल्फेट इज भी, तो यहाँ पे आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारी चीजें होती हैं, ऑल थिंग्स हैपन इन दिस रिएक्शन। तो एक रिएक्शन आपको याद रखना है कि जो रिएक्शन एसिडिक मीडियम होती है, तो उसी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बार एग्जाम पूछता है, उसमें आपको मेमोराइज करना है रिएक्शन को, क्या खाद में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, क्या क्या बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम उसमें क्या बनता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छी रिएक्शन सारी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब वो मोस्ट आप कह सकते हो कि वो सारी ऐसी रिएक्शन है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं, बाकी वहाँ पे डी ब्लॉक में है क्या, वही तो है रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड एंड ऑक्सीडाइज टू I2, व्हाट विल बी द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम, अभी बताया मैंने +3 में कन्वर्ट हो जाता है ना, +6 से क्रोमियम जो +6 से I2 के साथ रिएक्शन करता है I गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उस कंडीशन में क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे I2 गैस निकलती है। ओके, तो आयोडीन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो +6 से +3 में जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, आंसर सी होगा, एसिडिक मीडियम में होता है सब चीज। चलो मेरे भाई, तो यहाँ पे ये तो पता है आपको सब सारी चीजें। यहाँ पे कुछ हम लोग एप ब्लॉक एलिमेंट्स के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं यहाँ पे। चलिए, हम्म, आ जाओ भाई। चलिए, तो ये अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन किए हैं सारे डी ब्लॉक क्वेश्चन थे, एफ ब्लॉक के क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट थे 50 तक क्वेश्चन किए हम लोगों ने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, और ये बहुत फंडामेंटल होते हैं क्वेश्चन, अक्सर यहाँ से पूछे जाते थे। पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट से, और इनकी रिएक्शन जो होती है एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में क्या क्या रिएक्शन देता है, क्या क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। और कलर से भी क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन स्टेट से क्वेश्चन आता है, ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच टू लुकिंग माई वीडियो, और शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में टाइप करो पॉजिटिव कमेंट, और बताओ कि किस टॉपिक पे आपने पढ़ना है। तो थैंक यू वेरी मच।